नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। 2 मंजिले मकान के ऊपरी माले में अपनी पैरालाइज्ड माँ के साथ अकेला बैठा अनिल खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। माँ सो रही थी, कमरा बिखरा पड़ा था, उसे अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। सुबह के 11 बज चुके थे, पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया था। ऐसे में उठकर नाश्ता बनाना आसान नहीं था। वैसे पिछले कई दिनों से नाश्ते के नाम पर वह ब्रेड बटर और दूध ले रहा था। किसी तरह फ्रेश होकर वह किचन में घुसा। दूध और ब्रेड खत्म हो चुके थे। घर में कोई ऐसा नहीं था जिसे भेजकर दूध मंगाया जा सके। खुद ही घिसता हुआ किराने की शॉप तक पहुंचा। दूध, मैगी और ब्रेड के पैकेट खरीदकर घर वापस आ गया। अपनी पत्नी संजना के जाने के बाद वह यही सब सीख खाकर जिंदगी बसर कर रहा था। घर आकर जल्दी से उसने दूध उबलने को रख दिया और ब्रेड सेकने लगा। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा जल्दी आ, मुझे टॉयलेट लगी। अनिल ने ब्रेड वाली गैस बंद की और दूध वाली गैस थोड़ी हल्की करके माँ के कमरे की तरफ भागा। तब तक माँ सब कुछ बिस्तर पर ही कर चुकी थी। उनसे कुछ भी रोका नहीं जाता। वह माँ पर चीख पड़ा, क्या माँ, मैं 2 सेकंड में दौड़ता हुआ आ गया, पर तुमने बिस्तर खराब कर दिया। अब यह सब मुझे ही धोना पड़ेगा। काम वाली भी तो नहीं आ रही है ना। माँ सकपका गई। दुखी नज़रों से उसे देखती हुई बोली, माफ़ कर देना बेटा, पता नहीं कैसी हालत हो गई है मेरी, कितनी तकलीफ़ देती हूँ तुझे, मैं मर क्यों नहीं जाती। यह कहते हुए वह रोने लगी। ऐसा मत कहो माँ। अनिल ने माँ का हाथ पकड़ लिया। पिताजी पहले ही हमें छोड़कर जा चुके हैं। भाई दूसरे शहर चला गया, संजना किसी और के साथ भाग गई। अब मेरा है ही कौन तेरे सिवा। तू भी चली जाएगी तो पूरी तरह अकेला हो जाऊंगा। अनिल की भी आंखें भर आई। उसे संजना की याद तड़पाने लगी। संजना थी तो सब कुछ कितनी सहजता से संभाले रखती थी। माँ की तबीयत तब भी खराब थी, मगर संजना इस तरह माँ की सेवा करती थी कि तकलीफ़ों के बावजूद वे हंसती रहती थी। उस समय छोटा भाई और पिताजी भी थे, मगर घर के काम पलक झपकते निपट जाते थे। अनिल की आंखों के आगे संजना का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी, नई नवेली दुल्हन बहू संजना इधर से उधर फुदकती फिरती थी, मगर अनिल उसकी मासूमियत को बेवकूफ़ी का नाम देता था। वक्त बेवक्त उसे झिड़कता रहता था। वह घर से एक भी कदम बाहर रख देती तो घर सिर पर उठा लेता था। चपल हिरनी सी संजना पिंजरे में कैद बुलबुल जैसी गमगीन हो गई। हंसी के बजाय उसकी आंखों में पीड़ा झांकने लगी थी। फिर भी कोई शिकायत किए बिना वह पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती। आज अनिल को याद आ रहा था वह दिन जब संजना की मौजूदगी में एक बार उसे बुखार आ गया था। उस वक्त उसकी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। तब संजना पूरे दिन उसके हाथ पैरों की मालिश करती रही थी। एक दिन उसके मन की था लेने के लिए अनिल ने पूछा था, मेरी बीमारी में तुम मुझसे परेशान तो नहीं हो गई? ज़्यादा काम तो नहीं करा रहा हूँ मैं तुमसे? संजना ने कुछ कहा नहीं, केवल मुस्कुरा भर दिया। तो अनिल ने उसे तुलसीदास का दोहा सुनाते हुए कहा था, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। जानती हो इसका मतलब क्या है? नहीं तो आप बताइए क्या मतलब है? संजना ने गोल गोल आंखें नचाते हुए पूछा तो अनिल ने समझाया, इसका मतलब है खराब समय में भी धीरज, धर्म, मित्र और औरत की परीक्षा होती है। बुरे समय में पत्नी आपका साथ देती है या नहीं, यह देखना जरूरी है। इसी से पत्नी की परीक्षा होती है। संजना के बारे में सोचते सोचते काफ़ी समय तक अनिल यूं ही बैठा रहा। तभी उसे याद आया कि उसने गैस पर दूध चढ़ा रखा है। वह दौड़ता हुआ किचन में घुसा तो देखा आधे से ज़्यादा दूध जमीन पर बह गया है और बाकी जल चुका है। बर्तन भी जलकर काला हो गया है। अनिल सिर पकड़कर बैठ गया। किचन की सफाई का काम बढ़ गया था। दूध भी फिर से लाना होगा। उधर माँ के बिस्तर की सफाई भी करनी थी। सब काम निपटाते निपटाते दोपहर के 2 बज गए। दूध के साथ ब्रेड खाते हुए अनिल को फिर से पुराने दिन याद आने लगे। संजना को उसके लिए पिताजी ने पसंद किया था। वह खूबसूरत, पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी, जबकि अनिल कपड़ों का थोक विक्रेता था। घर में रुपयों पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी संजना जॉब करना चाहती थी। वह इस बहाने खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, मगर अनिल ने
उसकी यह गुजारिश सिरे से नकार दी थी। अनिल को डर लगने लगा था कि वह यदि बाहर जाएगी या अपनी सहेलियों से मिलेगी तो वे उसे भड़काएंगी। यही सोचकर उसने संजना को जॉब करने या सहेलियों से मिलने पर पाबंदी लगा दी थी। एक दिन वह दुकान से जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि कपड़े प्रेस करते करते संजना अपनी किसी सहेली से बातें कर रही। अनिल दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर बैठकर चुपके से संजना की बातें सुनने लगा। वह अपनी सहेली से कह रही थी, मीना सच कहूँ तो कभी कभी दिल करता है इनको छोड़कर कहीं दूर चली जाऊँ। कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, मगर उस वक्त सुनाया दीदी का ख्याल आ जाता है। वह इतनी सुंदर है पर विधवा होने की वजह से उनकी कहीं शादी नहीं हो पाई। कितनी बेबस और अकेली रह गई। एक औरत के लिए दूसरी शादी कर पाना आसान नहीं होता। कभी मन गवाही नहीं देता तो कभी समाज। एक बात बताऊं मीना, संजना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अनिल चीख पड़ा, संजना फ़ोन रखो, मैं कहता हूँ फ़ोन रखो। डर कर संजना ने फ़ोन रख दिया। अनिल ने खींचकर एक झापड़ उसे रसीद कर दिया। संजना बिस्तर पर बैठकर सुबकने लगी। अनिल ने उसके कानों में तुलसीदास का दोहा बुदबुदाया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तड़पन के अधिकारी। संजना ने सवालिया नज़रों से अनिल की ओर देखा तो अनिल फिर चीखा, जानती हो इस दोहे का मतलब क्या है? नहीं जानती ना। इसका मतलब है कि औरत को अकल सिखाने के लिए उन्हें पीटना जरूरी होता है। वे ताड़न की अधिकारी होती हैं और मैं तेरे जैसी औरतों को पीटना अच्छी तरह जानता हूँ। पति की बुराई मोहल्ले भर में करती चलती हो, सहेलियों के आगे बुराइयों का पोथा खोल रखा है। छोड़ कर जाएगी मुझे? क्या कमी रखी है मैंने? जाहिल औरत, बता क्या कमी रखी? कहते हुए अनिल ने गरम प्रेस उसकी हथेली पर रख दी। संजना जोर से चीख उठी। बगल के कमरे से पिताजी दौड़े आए। बस कर अनिल, क्या कर रहा है तू? चल तेरी माँ दवा मांग रही। पिताजी अनिल को खींचते हुए ले गए। फिर संजना देर तक नल के नीचे बहते पानी में हाथ रख कर रोती रही। उस दिन संजना के अंदर कुछ टूट गया था। यह चोट फिर कभी ठीक नहीं हुई। उस दिन के बाद संजना ने अपनी सहेलियों से भी बात करना छोड़ दिया। हंसना खिलखिलाना सब कुछ छूट गया। वह अनिल के सारे काम करती मगर बिना एक शब्द मुंह से निकाले। रात में जब अनिल उसे अपनी तरफ खींचता तो उसे महसूस होता जैसे बहुत सारे बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो, पर वह बेबस थी। उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस तरह जिंदगी के करीब 3 साल बीत गए। उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। संजना वैसे भी बच्चे के पक्ष में नहीं थी। उसे लगता था कि इतने घुटन भरे माहौल में वह अपने बच्चे को कौन सी खुशी दे पाएगी। एक दिन वह शाम के समय सब्जी लाने बाजार गई थी। वहीं उसकी मुलाकात अपने सहपाठी नीरज से हुई। वह अपने भाई नीले के साथ सब्जी और फल खरीदने आया था। संजना को देखते ही नीरज ने उसे पुकारा, कैसी हो संजना, पहचाना मुझे? नीरज को देखकर संजना का चेहरा खिल उठा। अरे कैसे नहीं पहचानूंगी, तुम तो कॉलेज के जान थे, पर तुम्हें पहचानना कठिन हो रहा है संजना। कितनी मुरझा गई हो, सब ठीक तो है ना? चिंता भरे स्वर में नीरज ने पूछा तो संजना ने सच बता दिया। ढांढस बंधाते हुए नीरज ने संजना का परिचय अपने भाई से कराया। यह मेरा भाई यहीं पास में ही रहता है। पत्नी से तलाक हो चुका है। वह बहुत रूखे स्वभाव की थी, जबकि यह बहुत कोमल हृदय का है। मैं तो जयपुर में रहता हूँ, मगर तुम्हें जब भी कोई समस्या आए तो मेरे भाई से बात कर सकती हूँ। यह तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। दोस्त हूँ तुम्हारा, इस तरह से तुम्हें दुखी परेशान नहीं देख सकता। इस छोटी सी मुलाकात में नीले ने अपना नंबर देते हुए हर मुश्किल घड़ी में साथ निभाने का वादा किया था। संजना को जैसे एक आसरा मिल गया था। वैसे भी नीले उसे जिन निगाहों से देख रहा था वे निगाहें घर आने के बाद भी उसका पीछा करती रही थी। अजीब सी कशिश थी उसकी निगाहों में। संजना चाहकर भी नीले को भूल नहीं पा रही थी। करीब 4-5 दिन बीत गए। हमेशा की तरह संजना अपने घर के कामों में व्यस्त थी कि तभी नीले का फ़ोन आया। उसका नंबर संजना ने सुधा नाम से सेव किया था। संजना ने दौड़कर फ़ोन उठाया। नीले की आवाज़ में एक सुरूर था। वैसे उसने संजना का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था, मगर उसके बात करने का अंदाज ऐसा था कि संजना 2-3 दिनों तक फिर से नीले के ख्यालों में गुम रही। इस बार उसी ने नीले को फ़ोन किया। दोनों देर तक बातें करते रहे। हालचाल से बढ़कर अब जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी बातें होने लगी थी। अब हर रोज़ दोपहर करीब 2-3 बजे दोनों बातें करने लगे। दोनों ने अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर की और फिर एक दिन एक दूसरे के साथ कहीं दूर भाग जाने की योजना भी बना डाली। संजना के लिए यह फैसला लेना कठिन नहीं था।
वह वैसे भी अनिल से परेशान हो चुकी थी। अनिल ने जिस तरह से उसे मारा पीटा और गुलाम बनाकर रखा था वह उसके जैसी स्वाभिमानी स्त्री के लिए असहनीय था। एक दिन अनिल के नाम एक चिट्ठी छोड़कर संजना नीलय के साथ चली गई। वह कहाँ गई इसकी खबर उसने अनिल को नहीं दी थी, मगर क्यों गई और किसके साथ गई इन सब बातों की जानकारी खत के माध्यम से अनिल को दे दी थी। साथ ही उसने खत में स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि वह अनिल को तलाक नहीं देगी और उसके साथ रहेगी भी नहीं। अनिल के पास हाथ मलने और पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इस बात को 1.5 साल बीत चुके थे। अनिल की जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। मन में बेचैनी का असर दुकान पर भी पड़ा। उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अनिल के पिता की मौत हो गई और घर के हालत देखते हुए अनिल के भाई ने लव मैरिज की और दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। अब अनिल अकेला अपनी बीमारी माँ के साथ जिंदगी की रेतीली धरती पर अपने कर्मों का हिसाब देने को विवश था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।